सबसे पहला जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेस। उससे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कौन कौन से खासियत होते हैं। तो आप कहेंगे जी सड़क पर अगर कोई आदमी चलता है या चिल्लाता है या कोई पक्षी मूव करती है या फिर कोई जानवर चलता है, कुत्ता भौंकता है, तो इसका मतलब कि वो ज़िंदा है। अब यहाँ पर सवाल उठ सकता है कि अगर मान लो वो ऑर्गेनिज्म सोया हुआ हो, अगर इंसान सोया हुआ हो, तब कैसे पहचानोगे कि वो ज़िंदा है या नहीं। आप कहेंगे सर उसके अंदर ब्रीथिंग होगा, उसका जो रिब केज होगा वो अपवार्ड और डाउनवार्ड मूव करेगा, उसके कारण आप पहचानेंगे कि वो ज़िंदा है। तो व्हाट अबाउट प्लांट के बारे में ज़रा बताएं। तो प्लांट को आप कैसे पहचानेंगे कि वो ज़िंदा है कि नहीं। तो प्लांट के लिए आप कहेंगे कि सर वो हरे हरे होते हैं, वो क्लोरोफिल उनके अंदर होता है, तो क्लोरोफिल है इसलिए वो ज़िंदा है। तो बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, जिनके अंदर क्लोरोफिल दिखता नहीं है। बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिसे क्लोरोफिल नहीं दिखते। तब आप कैसे पहचानेंगे कि वो जिंदे हैं कि नहीं हैं। तो व्हाट आर द बेसिक क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पर आप बता सकते हैं। आप बोलेंगे सर प्लांट जो होते हैं वो ग्रोथ कर सकते हैं। एक छोटे से होते हैं प्लांट, वो धीरे धीरे ग्रोथ करते रहते हैं, इसका मतलब कि उसके अंदर वो ज़िंदा है। तो ज़रा आप बताइए कि ग्रोथ तो और सब चीज़ों में भी हो सकता है। जैसे हिमालय की लंबाई अभी भी बढ़ रही है। हिमालय बना कैसे है। हिमालय इज़ फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जेंट मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स के कन्वर्जेंट मूवमेंट से बना है। तो इसका ग्रोथ सालों साल कुछ इंचेस बढ़ता रहता है ना। तो ग्रोथ का मतलब बहुत हो सकता है। पहली बात, ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग में भी होता है और लिविंग थिंग में भी होता है। नॉन लिविंग थिंग में ग्रोथ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है, मतलब एक्सटर्नली ग्रोथ होता है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसा होता है, इंटरनली ग्रोथ होता है। तो पहला ग्रोथ एज अ बेसिक क्राइटेरिया अगर हम कहते हैं ग्रोथ, तो ये नहीं है, ग्रोथ नहीं हो सकता। तो फिर आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर रिप्रोडक्शन एक बेसिक क्राइटेरिया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म एक नए ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो ज़िंदा हैं। जैसे कि आप बात करें म्यूल की। जो म्यूल होता है ये किसका होता है, डंकी होता है मेल, और फीमेल होती है क्या होती है, फीमेल होती है हॉर्स, इसे कहते हैं म्यूल। इसमें और हेनी है, जस्ट आप उल्टा कर दें। हेनी हॉर्स होता है मेल और फीमेल होती है डंकी। टाइगर प्लस लायन, या फिर आप लाइगर फिल्म देखा है ना, तो लायन प्लस टाइगर। तो ये सब ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हाइब्रिड हैं, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ये सब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये ज़िंदा हैं। स्टेराइल वर्कर हनी बीज में जो वर्कर होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। अब बहुत सारे ह्यूमन कपल्स ऐसे हैं जो इनफर्टाइल हैं, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो रिप्रोडक्शन एज अ बेसिक क्राइटेरिया टू डिटरमाइन लाइफ नॉट पॉसिबल। व्हाट आर द बेसिक क्राइटेरिया। यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि बेसिक क्राइटेरिया क्या है। एक बार में आप जवाब दे सकते हैं, मेटाबॉलिज्म। इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज द बेसिक क्राइटेरिया टू डिटरमाइन वेदर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अलाइव और नॉट। क्या हमने कहा, इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट। इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट। सर आप नहीं कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म आप कहिए मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन हैपनिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में जितने भी तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लेकिन ये मेटाबॉलिज्म ऐसे होते हैं जो सब्सटेंस को, जो मटेरियल को बनाते हैं, और ऐसे होते हैं जो मटेरियल को तोड़ते हैं।
जैसे रिस्पिरेशन, ये क्या करते हैं, ये मटेरियल को बनाते हैं, मटेरियल को तोड़ते हैं, ये मटेरियल को तोड़ते हैं। फोटोसिंथेसिस, CO2, H2O, ये बनाते हैं, ये ग्लूकोज को तैयार करते हैं। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ऐसा केमिकल रिएक्शंस जो मटेरियल को तोड़ते हैं उसे हम कहेंगे केटाबॉलिज्म। केटा, काटा, 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 काटना, काटना मतलब तोड़ना। तो केटाबॉलिज्म ब्रेक्स डाउन द मटेरियल, ब्रेक्स डाउन द सब्सटेंस। दूसरा क्या है, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म ऐसे मेटाबॉलिज्म, ऐसे द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म विच मेक्स अप द मटेरियल, जो मटेरियल्स को बनाते हैं। तो अब हम कह सकते हैं द इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज द बेसिक क्राइटेरिया टू डिटरमाइन लाइफ। और आप मेटाबॉलिज्म कहिए एक शब्द में, मेटाबॉलिज्म इज द बेसिक क्राइटेरिया। तो ये सब बेसिक क्राइटेरिया है टू डिटरमाइन द लाइफ। न्यूट्रिशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वो प्रोसेस जिससे आप फूड को ऑब्टेन करते हैं, वो प्रोसेस जिससे आप फूड को ऑब्टेन करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिशन कई तरीके से करते हैं। इसका मोड, इसका तरीका, मोड मतलब इसका तरीका कई तरह के हो सकते हैं, है ना। सबसे पहले इसे हम दो हिस्सों में बांटेंगे, एक ऑटोट्रॉपिक, एक ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ। और ट्रॉफिक, ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट, ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेड देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। अब हेटेरोट्रॉपिक की बात कीजिए आप। हेटेरोट्रॉपिक का कई टाइप्स हो सकता है ना। इसको देखिए कौन कौन टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहले आप समझिए हेटेरोट्रॉपिक में पैरासाइट, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं और उसके नरिशमेंट और उसके न्यूट्रिशन को खाते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द होस्ट। होस्ट हम किसे कहते हैं? होस्ट हम उसे कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिस पर पैरासाइट रह रहा है। जिस पर पैरासाइट रहता है उसे हम होस्ट कहते हैं, है ना। और जो ऑर्गेनिज्म उस पर रहता है, होस्ट पर रहता है, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, अनदर ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन द होस्ट, ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप क्या कहेंगे? कस्कूटा। इसका एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कस्कूटा यानी के अमरबिल। कस्कूटा यानी के अमरबिल, जिसको आप अमरलत्ता कहते हैं, है ना। तो अमर ये क्या है? ये क्या है? ये पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक में बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं पैरासाइटिक में, है ना। तो जैसे कि आप बहुत सारे फंगस भी होते हैं पैरासाइट्स, बहुत सारे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं पैरासाइट। बैक्टीरिया रहते हैं ना दूसरे ऑर्गेनिज्म पर। जैसे कि आप बताइए कौन कौन से बैक्टीरिया रह सकते हैं। जैसे कि आप बात कीजिए पैस्टोरेला पेस्टिस बैक्टीरिया, ये प्लेग फैलाता है, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहता है तभी तो वो फैला पाता है ना। तो बहुत सारे ऐसे और प्रोटोजोआ भी हैं जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, फंगस भी हो सकते हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात कर सकते हैं हम कि हेटेरोट्रॉपिक में आगे हम बात करते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोन्ट्स हम किसे कहते हैं? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स, मोर देन वन ऑर्गेनिजम्स, लिव टुगेदर एंड शेयर फूड एंड शेल्टर टू ईच अदर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लाइकेन, लाइकेन फंगस प्लस एल्गी, फंगस प्लस एल्गा। तो ये जो फंगस है, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है और ये शेल्टर देता है एल्गा को। और एल्गा, ये वाटर, इसका काम क्या है? वाटर एब्जॉर्बमेंट, वाटर एब्जॉर्बमेंट। और इसका काम क्या है? इसका काम है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। अब अलगा ग्रीन है इसलिए क्या करेगा? ये फोटोसिंथेसिस करेगा। एंड फंगस वाटर एब्जॉर्प्शन एंड प्रोवाइड शेल्टर, और ये शेल्टर भी देगा। जो फंगस है वो शेल्टर भी देगा और वाटर एब्जॉर्प्शन का भी काम करेगा, और एल्गा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो और आगे क्या हो सकता है सर? आगे बताइए। सैप्रोफाइटिक,
Saprophytic. Saprophytic, the mode of nutrition in which organisms feed on dead or decaying matter. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन का तरीका जिसमें ऑर्गेनिज्म सड़ी गली चीज़ों को खाता है और उस पर जिंदा रहता है, उसे हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि फंगस में ज़्यादातर सैप्रोफाइट होते हैं। फंगस जो होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन तो होते ही हैं, हर जगह पाए जाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इनके अंदर डिफरेंट हो सकता है। ये पैरासाइट हो सकते हैं, ये सिम्बायोसिस में रह सकते हैं, और ये सैप्रोफाइटिक भी रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फंगस में सैप्रोफाइटिक होते हैं। ये डेड और डिकेइंग मैटर को खाते हैं। और तो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर को खाते हों, उसे हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चौथा क्या है सर? चौथा है होलोजोइक mode of nutrition, the mode of nutrition in which organism consume complex food and changes it into simpler ones. ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिसमें ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब पेचीदा, टफ, घुमा हुआ। कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं, जैसे कि हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं और उसे कन्वर्ट किस में कर देते हैं? सिंपलर वंस में। सबसे पहला ये पैरासाइटिक बना बनाया खाना ये खा रहा था, ये सिंपलर फूड खा रहा था। क्या ये कॉम्प्लेक्स फूड खा रहा था? नहीं। दूसरा सिम्बायोसिस, ये म्यूचुअली रिलेशनशिप में रहते हैं एक दूसरे में, उसकी बात ही मत कीजिए। चलिए आगे सैप्रोफाइटिक क्या करते हैं कि ये अपने बॉडी के बाहर जिस मटेरियल को ये खाना चाहते हैं उस पर वो इंजाइम छोड़ते हैं। वो इंजाइम उसे डिकम्पोज करता है, उसके बाद वो अंदर लेते हैं। तो पहले ये उसे डिकम्पोज करेंगे, पहले उसे गलाएंगे, उसके बाद ये खाते हैं। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक, ये डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं और उसे वो चेंज कर देते हैं किसमें? उसे वो चेंज कर देते हैं सिंपलर फूड में। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं सुनिएगा। सबसे पहला, खाना को क्या किया जाएगा? अंदर लिया जाएगा, जिसे हम कहेंगे इंजेशन। उसके बाद इसे डाइजेस्ट किया जाएगा, डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक्स डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। तीसरे नंबर पर जब डाइजेशन हो जाएगा उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? इसका एब्जॉर्प्शन करेगा विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। चौथे नंबर पर एसिमिलेशन का मतलब समझिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें जो ब्लड होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल तक फूड को पहुंचाता है। द प्रोसेस इन विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स बाय ब्लड इज कॉल्ड एसिमिलेशन। उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। फिर आखिरी में उसे निकाल दिया जाएगा, जिसे हम कहेंगे इजेशन। तो दीज आर 5 स्टेप्स इन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस मतलब वर्ड से समझिए। फोटो का मतलब क्या होगा? फोटो का मतलब होगा लाइट। फोटो खींचना, फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट। सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइन, बनाना, कंबाइन करना। तो ये हो गया किसका? फोटोसिंथेसिस। तो फोटो लाइट और सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन। आगे देखिए, फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है, सबसे पहली बात ये होता है किसमें? ये बैक्टीरिया में भी हो सकता है, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स और यूग्लिनॉइड्स, इन तीनों में हो सकता है। यूग्लिनॉइड्स बहुत ही अजीब ऑर्गेनिज्म है। क्या है उसमें खासियत कि जब लाइट होता है ना तो उसके हेल्प में वो फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब ऑटोट्रॉप होता है। लेकिन जैसे अंधेरा हो गया, लाइट नहीं है, तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाता है। तो यूग्लिना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत मज़ेदार बात है यूग्लिना के बारे में। चलिए आगे देखते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना, एंड प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के फॉर्म में उसे वो बनाते हैं, और जब वो उसे स्टोर कर लेंगे तब उसे हम कहेंगे स्टार्च, है ना। तो एनिमल्स किस फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं? एनिमल्स फूड को कई ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजन के बारे में सबसे पहले आप समझ लीजिए न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि न्यूट्रिएंट्स आप समझिए कि कार्बोहाइड्रेट, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप ज़रूर पढ़ें, यूट्यूब में है, आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हाँ कार्बोहाइड्रेट और क्या हो सकता है? फैट्स, विटामिन
विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल्स। तो ये बहुत तरह के क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है सर? कार्बोहाइड्रेट का काम है टू प्रोवाइड एनर्जी, ये हमें एनर्जी देता है। फैट्स भी हमें एनर्जी देता है, लेकिन फैट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट से दुगुना से ज़्यादा एनर्जी देगा। फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, इसलिए कहा था कि फैट्स थोड़ा कम खाओ, है ना, तेल की चीज़ें थोड़ा कम खाओ, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगा। और एक और बात समझिए, अगर कार्बोहाइड्रेट को हम स्टोर करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोजन। अगर आप कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेंगे तब उसे कहेंगे ग्लाइकोजन। आप कहिएगा सर जो बॉडी में जो चर्बी है क्या वही ग्लाइकोजन है? नहीं, जो ग्लाइकोजन है, जो चर्बी है, वो फैट्स के स्टोर के कारण आया है। जो चर्बी है वो फैट्स के स्टोर के कारण आया है। विटामिन फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, ये बीमारियों से लड़ता है। जो विटामिन होता है ना, विटामिन, ये बीमारियों से लड़ते हैं, है ना। प्रोटीन का काम क्या है? फॉर ग्रोथ, इसका काम है ग्रोथ और कुछ नहीं। जैसे कि आप समझिए ये जो बाल है, ये जो नाखून है, ये ग्रोथ करता रहता है, इसमें और सब काम नहीं होते, लेकिन ग्रोथ ज़रूर होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए ये ग्रोथ करता है। चलिए, मिनरल्स का काम क्या है? स्टमक एसिड का प्रिपरेशन करना और ये बहुत सारा काम, हमारी हड्डियों को मजबूत करना। तो ये हो गया, मिनरल्स का काम हो गया। आइए फोटोसिंथेसिस पर हम बात करते हैं। तो द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और वो क्या बनाते हैं? वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करिए, CO2, 6CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। समझिएगा, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा? ये एयर से लेगा, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा के हेल्प से ये CO2 लेगा। H2O कहाँ से लेगा? ये रूट से लेगा, H2O रूट से। और इसे सनलाइट और क्लोरोफिल इसके पास के पत्तों में होता है ना। आगे आपको बताएंगे कहाँ कहाँ होता है क्लोरोफिल। ये क्या बनाएगा? ये ग्लूकोज बनाएगा, C6H12O6। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का कई फॉर्म होता है ना। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, बहुत टाइप होते हैं। चलिए, तो ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें ऑक्सीजन ये रिलीज करेगा और H2O ये रिलीज करेगा। ठीक है, ये बातें हो गई फोटोसिंथेसिस की। अगला सवाल, व्हाट आर द इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं? सबसे पहला इवेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब होगा। अगर क्लोरोफिल ना हो तब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है सर? दूसरा क्या है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड splitting of water into hydrogen and oxygen. Splitting of water into hydrogen and oxygen. तीसरा स्टेप क्या है सर? तीसरा स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड into carbohydrate. Reduction of carbon dioxide into carbohydrate. Reduction of carbohydrate into carbohydrate.
कार्बोहाइड्रेट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला इवेंट सनलाइट का एब्जॉर्प्शन। दूसरा इवेंट लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा केमिकल एनर्जी में, हाँ, और वाटर मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। तीसरा स्टेप रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस कर जाएंगे कार्बोहाइड्रेट में। हम रिडक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिकॉज देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं ना। तो CO2 था, क्या बन गया? C6H12O6 बन गया। तो दीज आर इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। पोर्स यानी कि छेद, लीव्स के सरफेस में बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। देखिए, प्लांट जो होता है वो गैसियस एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ लीव्स से नहीं करता, वो स्टेम से भी करता है, वो रूट से भी करता है। रूट की बात करें तो उसके पास रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स, और ऑक्सीजन कहाँ होते हैं? बिटवीन द स्वेल पार्टिकल्स। तो स्वेल पार्टिकल्स के बीच में जो ऑक्सीजन होता है और जो रूट्स हेयर्स होते हैं वो डिफ्यूज़न प्रोसेस से गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। अब बात करें सर स्टेम की, तो स्टेम में कैसे होता है? तो स्टेम में डिपेंड करता है कि वो स्टेम है किसका, किस प्लांट का है। अगर वो हार्बिसियस प्लांट का है, हार्बिसियस प्लांट जो पूरा हरा हरा होता है, जैसे केला हम कह रहे हैं, हाँ केला का, तो उसका जो स्टेम होता है वो पूरा हरा हरा होता है। तो उसमें गैसियस एक्सचेंज जो स्टेम में होते हैं पूरे हरे हरे होते हैं, तो पूरे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उसमें, और उसी के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। दूसरा, अगर वो वुडी स्टेम हो, तब ऐसा स्टेम जो पूरा लकड़ी का हो, तब कैसे होगा? तब सर वो किससे होता है? वो होता है लेंटिकल्स से, उसमें लेंटिकल्स मौजूद होते हैं और उससे होता है गैसियस एक्सचेंज। और लीव्स में आपको मालूम है कि स्टोमेटा होता है, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्टोमेटा टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, है ना। ये जो स्टोमेटा होते हैं ना, इससे सिर्फ गैसियस एक्सचेंज नहीं होते हैं, बल्कि प्लांट वाटर लॉस भी इसी प्रोसेस से करता है। ट्रांसपिरेशन इससे होता है। द प्रोसेस इन विच प्लांट लॉसेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। जब स्टोमेटा खुलते हैं, खुलते कैसे हैं पहले ये समझिए। स्टोमेटा जो होते हैं ना, उसमें गार्ड सेल मौजूद होते हैं। स्टोमेटा में एक किडनी शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम गार्ड सेल्स कहते हैं, वो गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। ये गार्ड सेल्स में जब वाटर इंटर करेंगे, ये गार्ड सेल में जब वाटर इंटर करेंगे, तब ये गार्ड सेल क्या होगा? ये गार्ड सेल फूल जाएगा, और जब गार्ड सेल फूल जाएगा तब ये स्टोमेटा को खोल देगा, तब स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। तो ये जो पोर है इसे हम कहेंगे स्टोमेटा, और इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम इन दोनों को हम कहेंगे किडनी शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर, गार्ड सेल। गार्ड सेल ये कैसा है? किडनी शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर, किडनी शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर, किडनी शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर, किडनी शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गार्ड सेल्स दैट सराउंड दी, आगे क्या सीख सकते हैं? दैट सराउंड दी स्टोमा, जो स्टोमा को सराउंड करता है। यहाँ पे लिख दी स्टोमा, क्योंकि स्टोमा होता है सिंगुलर और इसका प्लूरल क्या होता है? इसका प्लूरल होता है स्टोमेटा। पीएल का मतलब क्या समझिएगा? प्लूरल। तो ये है स्टोमेटा, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो ठीक है, हम लिख देते हैं। अगर आप चाहें तो अपना स्पीड बढ़ा करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स, स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स, टाइनी पोर्स in the surface of the leaves, in the surface of the leaves, through which gaseous exchange takes place, gaseous exchange takes place। और क्या होता है? और इसमें ट्रांसपिरेशन भी होता है। ट्रांसपिरेशन also occur through स्टोमेटा, ये स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय किडनी शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर, किडनी शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर दैट सराउंड स्टोमा, ओपनिंग and closing of stomata
of stomata is regulated by guard cell. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल, वो गार्ड सेल उसे रेगुलेट करते हैं। तो आ गई बात समझ में। तो ये बात थी स्टोमेटा की। चलिए आज हम आपको एक मज़ेदार बात बताने वाले हैं, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में, एक ऐसे प्लांट के बारे में जो दिन के वक्त स्टोमेटा को क्लोज रखता है, दिन के वक्त ये स्टोमेटा को क्लोज रखता है और रात के वक्त ये स्टोमेटा को ओपन करता है। जैसे कि ज़ेरोफाइट्स, ऐसे प्लांट जो ज़ेरोफाइट्स जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं कि अगर उनमें स्टोमेटा दिन के वक्त खुल गया तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, तो वाटर लॉस हो सकता है, इसलिए दिन के वक्त स्टोमेटा को क्या करते हैं, बंद रखते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर फोटोसिंथेसिस तो दिन के वक्त होगा क्योंकि सनलाइट तो उस वक्त है, तो उसमें वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेगा तब वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? इसके लिए वो क्या करता है कि रात के वक्त अपने पोर्स को वो खोलता है। स्टोमेटा रात के वक्त अपने स्टोमेटा खोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और वो एक इंटरमीडिएट बनाते हैं, मतलब कि वो मैलिक एसिड बनाते हैं और दिन में उस मैलिक एसिड का इस्तेमाल करके प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। तो दिन का जो काम होता है स्टोमेटा का वो रात ही के वक्त कर देता है और रात में वो एक इंटरमीडिएट बनाता है, मैलिक एसिड बनाता है, जिसका हेल्प वो कब करता है, जिसका हेल्प वो करता है ड्यूरिंग डे टाइम। जब सनलाइट आएंगे वो सनलाइट का इंतजार करेगा कि सनलाइट उस पर पड़ा और क्लोरोफिल ने उसे एब्जॉर्ब किया तब उस पर पड़ा और उसने उस इंटरमीडिएट का इस्तेमाल करके, मैलिक एसिड का इस्तेमाल करके उसने क्या बना दिया, उसने बना दिया ग्लूकोज। तो ये बहुत ही अनोखा है ना। तो अब हम बात करेंगे एक और बात, जो प्लांट्स होते हैं क्या उसे सिर्फ CO2 चाहिए, क्या सिर्फ उसे सिर्फ वाटर चाहिए या और कुछ भी चाहिए? देखिए प्लांट को बहुत सारी चीज़ें चाहिए, प्लांट को बहुत सारी चीज़ें चाहिए। क्या क्या चीज़ें चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए प्लांट को, सर नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, आयरन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए। तो ये सब चीज़ प्लांट को मिनरल्स की ज़रूरत है ना, मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो प्लांट जैसे कि नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के हेल्प से ये बनाता है प्रोटीन। एक सवाल हम बच्चों से पूछते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 21%, ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है जो 78% है, इतने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब नाइट्रोजन की वजह कर हैं। अगर नाइट्रोजन ना हो तो उनमें ग्रोथ ही नहीं होगा। नाइट्रोजन का एक मान लीजिए मोनोपोली है कि प्रोटीन चाहिए तो नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन नहीं तो प्रोटीन नहीं। आ रही बात समझ में? तो नाइट्रोजन जो होता है ना, ये दो वे में प्लांट एब्जॉर्ब करता है, एक इनऑर्गेनिक वे में, एक इनऑर्गेनिक वे में, दूसरा क्या है, दूसरा ऑर्गेनिक वे में। ऑर्गेनिक वे में, इनऑर्गेनिक वे में प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है और ऑर्गेनिक वे में प्लांट, और ऑर्गेनिक वे में आप कहिए ये अमीनो एसिड अपने अंदर ये अमीनो एसिड बनाता है। ऑर्गेनिक वे में देखिए क्या होता है कि एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम नाम का, जो प्लांट में सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में रहता है विथ रूट्स। तो रूट्स में ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में होता है और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट कर देता है किसमें सर, वो ऑर्गेनिक उसको चेंज कर देता है वो अमोनिया में, उसको वो चेंज कर देता है अमोनिया में। अब प्लांट उस अमोनिया को एब्जॉर्ब करेगा और उस अमोनिया को एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या बनाएगा, वो अमीनो एसिड बनाएगा और अमीनो एसिड के हेल्प से 20 इसेंशियल अमीनो एसिड बनाते क्या, प्रोटीन तैयार करते हैं और उस प्रोटीन से वो ग्रोथ करेगा। फिर हम उस प्लांट को खाएंगे तो वो प्रोटीन हमारे अंदर आएगा, है ना। तो ये खास करके ये जो पाया जाता है ये लेग्यूमिनस प्लांट में ये पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया की, ये लेग्यूमिनस प्लांट में ये स्पेशली पाए जाते हैं। तो ठीक है, बस बात प्लांट की यहीं तक थी। अब हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में न्यूट्रिशन इन एनिमल को देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, जय हिंद।